फिर से आप सभी को वेलकम है यूट्यूब चैनल की इस मैथमेटिक्स क्लास में। तो आज हम क्लास 10th का बहुपद, उसका जो एक और इम्पोर्टेंट मज़ेदार इंटरेस्टेड टॉपिक है तो वह है किसी भी बहुपद का उसके जो शून्यक और उसके जो गुणांक होते हैं उसके बीच में क्या संबंध होंगे, उसके बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड बार बार जो क्वेश्चन है वह बोर्ड के एग्ज़ाम में आया करते हैं, तो आप इसको समझने में ज़रा सा भी भूल नहीं करेंगे। तो बच्चों, इससे पूर्व जो हमने वीडियो बनाया था उसमें रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में बताया था कि इसके कितने शून्यक होंगे, इसके गुणांक क्या होंगे, सभी के बारे में हम विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ। तो देखते हैं, जब हम रैखिक बहुपद की बात करते हैं तो उसमें अधिकतम एक शून्यक होते हैं, तो जिसके एक ही शून्यक होंगे उसका क्या संबंध होगा, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं द्विघात बहुपद में, तो इसके अधिकतम शून्यक 2 होते हैं, मतलब इन 2 शून्यकों के बीच निश्चित रूप से कोई संबंध होगा। तो उसी शून्यक को क्या संबंध होगा और उसके जो गुणांक होंगे उसके बीच क्या संबंध होंगे उसको हम जानेंगे। तो आइए आप मेरे साथ चलते हैं आज के अपना टॉपिक पर, वह है बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध। तो हम पहले बता चुके हैं कि जो रैखिक बहुपद में है तो उसके एक शून्यक होते हैं, तो उस पर हमको ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। तो अब हम आगे चलते हैं इसके द्विघात बहुपद पर। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसके जो समान इक्वेशन होते हैं, सामान्य व्यंजक, वह होते हैं ax² प्लस bx प्लस c। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ जो a, b, c ये सभी के सभी अचर संख्या हैं और यह गुणांक के रूप में हैं। अब मान लीजिए कि इस बहुपद को जब हम तोड़ेंगे, आगे हम शून्यक निकालेंगे, तो इसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि वह शून्यक एक अल्फ़ा होगा और एक बीटा होंगे। यदि इसके 2 शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हैं तो इसके गुणनखंड x माइनस अल्फ़ा तथा x माइनस बीटा होंगे। यहाँ देखिए, यह जो द्विघात बहुपद का सामान्य इक्वेशन है वह है ax² प्लस bx प्लस c। यदि इसका जब हम शून्यक निकालेंगे तो हो सकता है इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो, तो इसके गुणनखंड जो होंगे वह x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा होंगे। मतलब दूसरा कोई द्विघात समीकरण लेते हैं, उसको तोड़ेंगे तो वह एक गुणनखंड के रूप में आएगा। तो जब वह गुणनखंड के रूप में आएगा तो वह इसी रूप में होगा x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। हम इसको आगे समझने के लिए एक उदाहरण लेके देखेंगे, लेकिन देखने से पूर्व हम इसके जो रिलेशन होंगे, मतलब यह अल्फ़ा और बीटा, और यहाँ पर जो देखते हैं x² का गुणांक a, b का गुणांक a, x का गुणांक b, उसी प्रकार x शून्य, मतलब इसको हम अचर संख्या बोलते हैं, उसका गुणांक c है। तो इन अल्फ़ा और बीटा के साथ a, b, c का क्या संबंध है हम उसको देखेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर एक उदाहरण से इसको समझेंगे। तो यहाँ पर इसका जो सामान्य इक्वेशन है द्विघात बहुपद का वह है ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए, यदि एक अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसके 2 गुणनखंड होंगे, मतलब इन दोनों को अगर गुना हम करेंगे तो उसका जो गुणनफल होगा वह ax² प्लस bx प्लस c होगा। मतलब x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा दोनों का जो गुणनफल होगा वह इतना होगा। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इन दोनों को गुणनफल के साथ एक और जो होता है गुणांक, वह 1, 2, 3, 4, 5 या कुछ भी संभव है, वह हो सकता है। इसीलिए इसका हम एक गुणांक हम लिखते हैं, वह कांस्टेंट हम मानते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं किससे, तो k से। हम इसको भी आगे समझेंगे उदाहरण में। तो अब हम इसका सिंपलीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे k है
उसको हम इसको हम गुना करेंगे, तो x से हम पहले दोनों को गुना करेंगे, फिर माइनस अल्फ़ा से हम दोनों को गुना करेंगे। तो x को x से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यह x को हम माइनस बीटा से गुना करेंगे तो वह हो जाएगा माइनस बीटा x, फिर हम करते हैं माइनस अल्फ़ा से x में, तो यह हो जाएगा माइनस अल्फ़ा x, और यह माइनस अल्फ़ा से इसको गुना करेंगे तो यह प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। अब हम k से सब में गुना करते हैं तो यह हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा एक्स, इसको हम एक इससे पूरे एक स्टेप हम और पीछे जाते हैं। अब यहाँ देखिए यह k है, इसको एक्स स्क्वायर, अब यहाँ x को है तो x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा कोस्ट में आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा x, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम k से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू के अल्फ़ा इंटू बीटा, इतना हो जाएगा। अब इससे पूर्व देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो सामान्य इक्वेशन है वह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यह इस दोनों को बड़ा होना है, बड़ा होना बोलते हैं, बराबर होना है, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो गुणक है और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणक है, मतलब यह के और यह ए, यह बराबर होना चाहिए दोनों आपस में। उसी प्रकार x का जो गुणांक है वह यहाँ पर b, और यहाँ पर देखेंगे यह है के अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यह दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर यह जो c है इसको बराबर होना चाहिए के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। इनको सेपरेट रूप से अलग अलग, यदि इसके बराबर ये, फिर बी एक्स के बराबर के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, उसी प्रकार सी के बराबर अगर के अल्फ़ा प्लस बीटा, यदि दोनों अलग सब बराबर होगा, इसका मतलब यहाँ से वहाँ तक पूरा और यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम चलते हैं, इसको देखते हैं। जब मान लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर दोनों क्या होंगे, बराबर, तो ए एक्स स्क्वायर बराबर यदि होंगे के एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ से हम x को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, k बराबर a, यहाँ से हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर हम देखते हैं x का जो गुणक है वह है b, मतलब bx बराबर, यहाँ देखिए यह प्लस में है तो इसको भी हम प्लस में लाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस, इसको कॉस्ट में हम माइनस, प्लस गुने माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर यह bx, यह जो bx है वह किसके बराबर होगा, माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब इस x का जो ये गुणांक होगा वो और यह सब दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दोनों साइड अब x है तो x को हम हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा, b बराबर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। अब यही देखिए यह अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, देखिए यह हो जाएगा b बटे के, यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस दे देंगे। अब यहाँ देखेंगे k बराबर क्या है, तो a है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए। तो एक रिलेशन हमको यहाँ मिल गया कि जब हम दोनों शून्य को जोड़ते हैं तो उसका मान होता है माइनस बी बटे ए, मतलब जो x का गुणांक होगा वो उसमें हम डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से, और चिन्ह क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। तो एक संबंध ये आ गया। अब देखते हैं आगे दूसरा क्या संबंध आ रहा है। अब यहाँ से यह जो c है कांस्टेंट टर्म c, और इसको हम अल्फ़ा बीटा इंटू के को हम बराबर करते हैं, तो c बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बटे के, तो इसीलिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बटे के बराबर क्या है, तो a। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब हम दोनों शून्य को गुना किए हैं, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका तीसरा टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म और बटा किसका आया, एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो यहाँ हम देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आया सी बटे ए। तो मुख्य रूप से यही संबंध हुआ किसके बीच, तो इसके शून्य और इसके गुणांक के बीच, यही मुख्य रूप से ये हुआ। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जब हम इसके दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा लिए तो इसके गुणनखंड x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा कैसे हुए। अब मान लीजिए
कि कोई इक्वेशन है वह है 2x² माइनस 8x प्लस 6। यह कोई पोलिनोमियल है, बहुपद है, किसके रूप में 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब यहाँ देखते हैं x पावर 2 है, मतलब यह द्विघात बहुपद है। तो इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के लिए इससे हमने आपको पूर्व एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ से इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ हम बताते हैं, इसमें भी हम बताए थे कि यह पहला गुणे तीसरा, मतलब 6 को हम 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा, और 12 को जब हम आपस में तोड़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि -6 और -2 दोनों को गुना करेंगे तो -12 पुरता है, ये 12 पुरता है। तो हम यहाँ भी उसी का पालन करेंगे, तो x² हो जाएगा। यहाँ 8x की जगह लिखेंगे हम 2x और -6x, 2x और 6x जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस यहाँ 6 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 को एक साथ और 2 को एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ से दोनों में देखेंगे तो 2x ओवरनिस्ट है, तो 2x हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा एक x और यहाँ बच जाएगा -1। उसी प्रकार यहाँ से हम 6 ओवरनिस्ट है, तो 6 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ देखिए x -1 इसमें भी है और यहाँ x -1 हो जाएगा, तो x -1 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे x -1 को कॉमन ले लेंगे, x -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x -6। अब इसको देखिए, इसमें भी 2x है और 3x है, मतलब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा x -1, यहाँ कितना बच जाएगा, यह हो जाएगा x -3। अब यह आया। अब देखिए हम यही चीज़ बताए थे कि इसके 2 शून्यक अल्फ़ा और बीटा यहाँ है, तो इसके गुणनफल x माइनस अल्फ़ा तथा x माइनस बीटा, हम गुणनफल नहीं गुणनखंड हम बोलते हैं, मिस हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी इसका जब हम निकाले तो यहाँ भी x -1 और x -3 आया, मतलब इसके जो गुणनखंड हुआ वह भी x -1 और x -3। यदि हम 1 को अल्फ़ा मान लें और -3 को बीटा मान लें तो यहाँ भी हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। तो हम इसको देखें, यहाँ जब हम लिखे गुणनखंड, तो किसी भी द्विघात बहुपद को जब हम तोड़ेंगे तो गुणनखंड इसका अंत में इस रूप में आएगा। अब हम इसको करते हैं कि मान लीजिए कि इसके शून्यक है, इसको शून्यक अगर हम निकालना है तो क्या होगा, अंतिम टर्म 0 होता है, मतलब px क्या होगा, यहाँ पे px इक्वल टू 0 होगा यहाँ से। तो क्या होगा, इसको पूरा को 0 होने के लिए क्या करना होगा, या तो 2 बराबर 0 होगा, ये 2 बराबर 0, तो 2 कभी 0 नहीं होता है तो यह बराबर नहीं होगा। तो इसको पूरा 0 होने के लिए x -1 को हम देखते हैं 0 करके, तो यह जब 0 हम करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार जब हम x -3 को जब 0 हम करेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर 3। तो इसके 2 शून्यक निकले, एक निकले 1 और दूसरा 3। तो इस दोनों के बीच जो शून्यक होंगे यह 1 और 3। तो यहाँ हम तब देखते हैं कि 2 शून्यक अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, मतलब कि 1 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो यह इसके जो x के जो गुणांक होगा वो उसमें हम 2 से x² से के जो गुणक होगा उससे हम डिवाइड करके देखते हैं तो क्या आएगा, मतलब 1 यहाँ से ऐसे समझिए अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब वो 1 जोड़ 3 यह बराबर क्या होगा, बोलता है -b/a। तो यहाँ b क्या है, यहाँ है b बराबर -8, तो माइनस इंटू -8/a के जगह पर कितना है तो 2। अब देखिए यह माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 8/2 काट देंगे तो कितना होगा 4, मतलब यह 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हम अल्फ़ा इंटू बीटा पर चलते हैं, तो यह अल्फ़ा होगा 1 और बीटा हो गया 3, तो 1 × 3 इसका होता है c/a। तो यहाँ देखिए c टर्म कितना है 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6 और a की जगह पर कितना है तो 2 है, इसको काट देंगे दोनों, कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यह कितना है तो 3 है, इस इक्वेशन से भी कितना आया तो 3 आया। तो यही हुआ हमारे किसी भी बहुपद मतलब द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक के बीच क्या संबंध होते हैं ये। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो आपने देखा, अभी जो आपने पढ़ा उसको बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। यदि आपने नहीं समझा, कोई परेशानी है तो निश्चित रूप से हमको आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका और कोई बढ़िया ढंग से सॉल्यूशन देने